नमस्कार। भारत को नक्सली आतंक से आजादी कब मिली? नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट कब शुरू होगा? और क्या सेना को यह जिम्मा दिया जाना चाहिए कि अब नक्सलवाद से निपटा जाए? सुकमा में 25 शहादत का बदला कब लिया जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ आज जी न्यूज नहीं पूछ रहा, बल्कि देश के हर नागरिक की जुबान पर हैं। अब से ठीक 50 साल पहले अप्रैल 1967 में नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल से देश के खिलाफ एक जंग शुरू की। धीरे धीरे यह हथियारबंद लड़ाई देश के बाकी हिस्सों में फैलती चली गई। पिछले कई दशकों से नक्सलवाद के खिलाफ अलग अलग सरकारें रणनीति बनाती रहीं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हमारा मानना है कि नक्सलियों के खिलाफ सरकार जो भी कदम उठा रही है वो आधे अधूरे मन से है। अगर ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के घने जंगलों में सिर्फ सीआरपीएफ के जवानों को तैनात करके अपनी जिम्मेदारी से सरकार पल्ला नहीं झाड़ती। जवान जिन्हें उन जंगलों के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, उन्हें स्थानीय पुलिस की मदद नहीं मिलती, ऐसे में वो नक्सलियों से लोहा कैसे लेंगे जो उस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं? कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सीआरपीएफ को नक्सल प्रभावित इलाकों में सिर्फ एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि नक्सली जंगलों से बढ़कर शहर की तरफ ना सके। अगर नक्सलियों के सफाई की रणनीति बनती तो उसके नतीजे कुछ और होते। आंध्र प्रदेश में जब नक्सलियों के खिलाफ ग्रेहाउंड फोर्स बनाई गई तो आज वहां नक्सलियों का असर बेहद कम हो गया। 2 साल पहले तत्कालीन गृह सचिव एलसी गोयल ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सेना की छावनी बनाने की सलाह दी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। 2005 से अब तक करीब 2000 जवान नक्सली हिंसा में मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके लिए सरकार की गंभीरता कितनी है इसका पता नहीं चलता। इसलिए आज ताल ठोक के सवाल पूछेंगे कि क्या इन जवानों की शहादत की कोई कीमत नहीं है? नक्सलियों के खिलाफ हम आधी अधूरी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? 50 साल में हम इनका सफाया क्यों नहीं कर पाए? और इन 25 जवानों की शहादत का बदला हम कब लेंगे? ग्रामीणों का इस्तेमाल नक्सली जिस तरीके से करते हैं वो एक बड़ा फैक्टर है। उसमें ये कन्फ्यूज़न पैदा होता है फोर्स और जो ग्रामीण हैं उनके बीच, और इसका नक्सली फ़ायदा उठा ले जाते हैं। माओवादी पुल बनने नहीं देते, सड़क बनने नहीं देते, ताकि वो चाहते हैं कि इलाका पिछड़ा रहे और वो यहाँ पे फलते फूलते रहें। ये वो कैजुअल्टी वाली जो जगह है जहाँ पे जवानों ने पोजीशन लेने की कोशिश की थी। हालांकि ऐसा बोला जाए, शायद मैं सही हूँ सर, इस जगह पे अब मारना आसान नहीं होता है गोली, लेकिन फिर कैसे हुआ ये पॉसिबल? ये मारना बहुत मुश्किल है। वो गाँव वालों के सामने लाए हैं और उसके बाद जब हमारे जवान ने हाथ रोका है तो पीछे से फिर उन्होंने धोखे से मारा है गोली। उन्होंने जो तीर का इस्तेमाल किया जिसमें आईडी लगी है वो होती है, उसका ये हिस्सा है। ये तीर का अगला हिस्सा है, ये इसके पीछे ऐसे डंडी लगती है, इसके आगे एक बल्ब नुमा निकला होता है, ये ज़मीन पर गिरने के बाद फटता है। फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। 1 या 2 जवान शहीद हो गए थे मेरे सामने। नक्सलियों को भी हमने मारा है और 4-5 नक्सली मैंने खुद अपने हाथों से भी मारा है। जहाँ पे सीआरपीएफ के कैंप है, बेस कैंप है, उसमें कम से कम एक कंपनी छत्तीसगढ़ पुलिस की तो होनी चाहिए ना। कल की घटना बहुत ही दुखजनक घटना है और गंभीरता से और दृढ़ता से नक्सलियों के साथ जो संघर्ष है उसका जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जो कह रहे थे जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, आज 2017 में ही छत्तीसगढ़ जो उनका राज्य है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं हमारे जवानों की। सीआरपीएफ डीजी की पोजीशन 1 फरवरी से खाली पड़ी है और उसको भरने की कोशिश नहीं की जा रही है। दुख तो है, मगर चूँकि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है तो मेरा अगर अगला बेटा भी है, बेटा और भी है, अगर रहेगा तो मुझे गर्व होगा। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट कब? दूसरा सवाल, नक्सलियों के खिलाफ आधी अधूरी लड़ाई क्यों? तीसरा सवाल,
नक्सलियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल क्यों नहीं? चौथा सवाल, क्या 25 शहादत के बाद देश की नक्सल पॉलिसी में बदलाव आएगा? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, भारत को लाल आतंक से आजादी कब मिलेगी? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पवन खेड़ा हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिलीप त्रिवेदी साहब हमारे साथ होंगे, वो सीआरपीएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी और आईबी में भी काम कर चुके हैं। डॉक्टर संजय सिंह हमारे साथ हैं, सामाजिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, नक्सलवाद के कारणों पर काफी अध्ययन उन्होंने किया है। और लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसवाल हमारे साथ हैं, 39 साल सेना के साथ वो काम कर चुके हैं, नॉर्दर्न कमांड में कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं और इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से इन्हें पीपल्स जनरल भी कहा जाता है। आप सबका स्वागत है आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। संबित पात्रा साहब, ट्विटर पर तो आप लोग कड़ी निंदा कर चुके हैं, 1.5 मिनट मिल रहा है आपको, टीवी पर भी कर लीजिए। देखिए, मुझे लगता है इस विषय पे मजाकिया अंदाज बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बड़ा गंभीर मसला है। अगर आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं तो आपकी गलतफहमी दुरुस्त कर देता हूं। इस वक्त देश का हर आदमी गुस्से में है, मुझे नहीं पता आप उस गुस्से, उस तकलीफ, उस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को मानिए कि आप लोगों को लोग अब केवल कड़ी निंदा के लिए जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते आप लोग। चलिए, देखिए, पहली बात है कि यहाँ कुछ आंकड़े जानना आवश्यक है। जहाँ तक कि नक्सलियों के खिलाफ जो कार्यवाही हुई है इस सरकार के द्वारा, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो या केंद्र सरकार, 2016 वो समय है जिसमें मैक्सिमम नक्सली आज तक नक्सलियों के इतिहास में मारे गए हैं, वो 135 है। इससे पहले हमेशा ही जवान ज़्यादा मारे जाते थे। वैसे तो एक भी जवान नहीं मारा जाना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये गुस्सा जायज़ है, मगर 135 नक्सली मारे गए पिछले वर्ष। इस वर्ष 2017 में अभी तक 36 नक्सली मारे गए हैं। कुल मिला के जो अरेस्ट हुए हैं एक वर्ष में वो 1234 नक्सली अरेस्ट हुए हैं और जो सरेंडर किए हैं वो 1472। कुल मिला के 2870 नक्सलियों को एक वर्ष में या तो मारा गया है, या तो पकड़ा गया है, या उन्होंने सरेंडर किया है। कल जो जहाँ पे ये वारदात घटी है वो जो रोड है डोरनापाल जगरगुंडा रोड है, इस रोड के निर्माण के खिलाफ नक्सली आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था इस रोड से नक्सलवाद के गढ़ तक सरकार पहुंच जाएगी और वहाँ पर जाके ये कांड हुआ है। स्वाभाविक रूप से खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो शहादत हुई है ये बेकार नहीं जाएगा, जरूर इसका एक बदला लिया जाएगा, अवेंज होगा, इसका हमें इंतजार। पात्रा जी, समय सीमा खत्म हो गई, मैं फिर भी आपको मौका दे रहा हूं। अगला सवाल मैं वापस आप ही से ले रहा हूं। आप कह रहे हैं सड़क नक्सली बनाने नहीं दे रहे थे, आपको अफगानिस्तान में सड़क बनानी है क्या सर, या हिंदुस्तान में ही बनानी है? और अगर हिंदुस्तान में ही बनानी है, हमारी 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है, हमारा 5वां सबसे बड़ा रक्षा बजट है, हम नक्सलियों से नहीं निपट सकते सर, तो बाकी दुनिया में क्या सामना करेंगे हम, किस मुंह से जाएंगे बाहर? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और कि क्या हमें इसमें आर्मी लगा देना चाहिए? बिल्कुल, मेरा तो मत है कि इसमें आर्मी लगाना चाहिए। और जो नक्सली हैं, दे आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। आपको याद होगा इसी विषय में लगभग 2006 के आसपास छत्तीसगढ़ सरकार ने सलमाजुदुम नामक एक मिलिशिया बॉडी, जो कि आपने भी रिपोर्ट में कहा कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो जंगलों को नहीं जानते, तो जंगलों को जानते कौन है? नक्सली जानते हैं, या तो जो वहाँ ट्राइबल लोग हैं वो जानते हैं। सलमाजुदुम खड़ा हुआ था। सलमाजुदुम के आने के पश्चात काफी तादाद में नक्सलियों के खिलाफ जो इंफॉर्मेशन होता था और जो रणनीति होती थी वो सक्सेसफुल भी हो रहा था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे ह्यूमन राइट के वायलेशन पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं भारतवर्ष में जो ह्यूमन राइट के लिए बहुत कंसर्न्ड हैं, उन्होंने पिटीशन डाला। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें तल्ख टिप्पणी की थी कि इस प्रकार नक्सलियों के ऊपर आप वॉर वेज नहीं कर सकते हैं। तो आप तो सवाल पूछ रहे हैं वो जायज़ है और मैं भी इससे सहमत हूं, मगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाके मैं कुछ कहना उचित नहीं समझूंगा। इस पे जरूर जो रणनीति तय होनी है वो सरकार कर रही है, आज खुद गृह मंत्री ने कहा है। डॉक्टर साहब, मैं पवन खेड़ा से एक सवाल ले रहा हूं, वापस आता हूं आपके पास। पवन खेड़ा जी, इन्होंने कहा कि पिछले साल में हमने सबसे ज्यादा नक्सली मारे जी, पिछले 2 साल में हमने सबसे ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया, तो ये जो 25 लोग मारे गए सर, ये वापस आ जाएंगे क्या इससे कि इन्होंने पिछले साल ज्यादा मार दिए थे? देखिए पहले तो ये कि इनके आंकड़े रोहित जी गलत हैं। अभी तक 2017 में पिछले 5 साल के औसत से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है नक्सल छत्तीसगढ़ में। इनको क्या ये आंकड़े भी गलत पेश करेंगे अब देश के सामने? बात करते हैं सलवा जुड़म की, तो सलवा जुड़म लाया कौन? कांग्रेस के विधायक महेंद्र कर्मा, जो कि बाद में नक्सलियों के हाथों में मारे गए।
ये आइडिया भी रमन सिंह जी को इनसे लेना पड़ा, क्योंकि उनकी सरकार 2006 तक फेल हो चुकी थी 3 साल में ही, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। महेंद्र कर्मा जी ने पहले जन जागरण अभियान छेड़ा, तब मैं गीदम में काम करता था बस्तर में, मैंने देखा था सड़क बनाना वहां कितना मुश्किल होता था, हम एक वहां इंप्लीमेंट कर रहे थे स्कीम। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बीच में आकर सलवा जोड़म को, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकर्ता भरने शुरू किए उसमें। इनका तो ये अजीब सा एजेंडा रहता है, हर जगह राजनीति, हर जगह राजनीति, अरे कहीं तो कुछ आप काम करके दिखाइए। वहां इन्होंने अपने आरएसएस के लोगों को भरना शुरू किया और उनको हथियार देने शुरू किए, तो पूरे इलाके का लॉ एंड ऑर्डर 2 तरह से डिस्टर्ब होने शुरू। एक तो नक्सली कम तो थे नहीं, नक्सली भी अपना काम करते थे, तो इनके कार्यकर्ता भी उतना ही हिंसक होने लग गए, और गांव वालों से वसूली करना, उनको डराना धमकाना। सलवा जोड़म कोलैप्स करने का कारण, जो कि एक अच्छा आइडिया था, मैं मानता हूं, जो महेंद्र कर्मा जी लाए थे, वो कारण ये हैं, इन लोगों की वजह से सलवा जोड़म कोलैप्स हो गया। आज आकर बता रहे हैं आंकड़े, और वो भी झूठे आंकड़े, आज आकर झूठे ये मगरमच्छी आंसू जो बहाते हैं संबित पात्रा जी, हम नहीं इनकी बातों में आने वाले। अरे इनके तो मुद्दे ही भटके हुए हैं, कभी अजान, कभी ट्रिपल तलाक, कभी, अरे भैया जो काम है वो काम तो करके दिखाइए। आपको तो जहां पोलराइजेशन करने का मौका मिले बस वही आपको राजनीति आती है। पवन खेड़ा, 2 चीजें हैं, मैं इस लड़ाई में नहीं जाना चाहता कि आपको क्रेडिट लेना चाहिए या उनको क्रेडिट लेना चाहिए सलवा जुडूम का। सर सुनिए ना, आवाज बंद हो गई आपकी, 1.5 मिनट पूरा हो गया था पवन जी। तो मैं इस लड़ाई में नहीं जाना चाहता कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए सलवा जुडूम का। फिर क्रेडिट लेना तो फिर इस बात का भी क्रेडिट लीजिए कि नक्सलवाद की वजह कौन है, किसकी सरकार में नक्सलवाद ने सिर्फ उठाया पूरा। सर सुनिए ना पवन जी, सुन लीजिए ना, पवन जी सुन लीजिए, इसलिए क्रेडिट की लड़ाई में मत जाइए। फिर क्रेडिट या तो इसका भी आप लीजिए कि इस देश की जितनी समस्याएं उन सबका क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि सरकार आपने सबसे ज्यादा समय चलाई है। लेकिन सवाल इस बात पे है सर, आज आप कह रहे हैं कि महेंद्र कर्मा ने सलवा जुडूम शुरू किया था। सर आपके गृह मंत्री और आपके सबसे महान विचारक दिग्विजय सिंह पी चिदम्बरम दोनों आपस में भिड़ते रहे कि ये आर्थिक सामाजिक समस्या है या फिर ये एक सैनिक समस्या है। आज आप नक्सलवाद कह रहे हैं। आपकी प्रवक्ता थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि मोदी जी ने कहा था टेररिज्म से सबसे सख्त तरीके से निपटेंगे, 0 टॉलरेंस मानेंगे। आप पहले तो यह तय करिए, आप नक्सलवाद को आतंकवाद मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपकी पार्टी की राय क्या है उस पर? क्यों नहीं, क्या आपको नहीं लगता ये आतंकवाद है? मैं तो कहता हूं सर। क्यों ये आतंकवाद? मैं तो मानता हूं सर। आपको क्या लगता है? नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं ये आतंकवाद है, तो आतंकवाद से जैसे निपटते हैं वैसे निपटे इससे। संबित जी की पार्टी क्यों सीआरपीएफ के जवानों को बलि का बकरा बना के खड़े करते हैं वहां? क्या ये आतंकवाद नहीं है? बिल्कुल आतंकवाद है। किसने कहा ये आतंकवाद नहीं है? तो 50 साल में कितनी बार सेना गई सर नक्सलियों को निपटाने के लिए? कारण कहीं कुछ भी हो, आज की तारीख में हमारे जवान मर रहे हैं। आज की तारीख में इसके सोशल इकोनॉमिक बात बाद में करेंगे, आज तो हमारे जवान मर रहे हैं, पहले उसकी बात करेंगे हम। तो जब सरकार में होते हैं सर, ये फीलिंग कहां चली जाती है? तब हमें इसकी पीड़ा, विपक्ष में आके ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, पार्टी सरकार में रहते हुए फीलिंग मिस हो जाती है कहीं। पार्टी का नेतृत्व हमारा खत्म हो गया था छत्तीसगढ़ में, तब सबको मानवाधिकार याद आ जाता है। इसका क्या दर्द होता है? संबित जी की पार्टी को नहीं मालूम है, इनकी पार्टी में तो कभी शहीद कोई हुआ ही नहीं है, इनकी पार्टी तो क्या दर्द समझेगी इस देश का? क्या डिबेट हो रहा है मतलब ही नहीं मालूम जी। त्रिवेदी साहब, गांधी फैमिली तक ले जाना है हर कुछ, जो इतनी मेहनत, ये हर कुछ में गांधी फैमिली तक ही जाना है क्या? प्लान था योजना आयोग का रोहित जी, वो इन लोगों ने खत्म कर दिया। एक जो पुराने पूरे 250 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमने एक फंड बनाया था, वो इस बजट में साफ हो गया। जो फॉरेस्ट राइट्स का एक्ट लाए थे, तब ये लोग उसका विरोध करते थे, आज आकर उसको डाइल्यूट कर दिया। ये सब काम क्यों किए जा रहे थे? इसलिए किए जा रहे थे कि नक्सल प्रभावी इलाकों में काम भी हो और फोर्सेस को हम बचा के चल सकें और वहां एक पूरा विहंगम विकास हो सके। ठीक है, लोगों ने तो वो भी रोक दिया। इनका एजेंडा हमें नहीं समझ में आता, ये देश के लिए सोचते भी हैं या नहीं? ठीक है, संबित पात्रा मैं आपके पास आऊं, उसके पहले डॉक्टर संजय सिंह मेरे साथ आ गए हैं। जी मैं आ सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल आइएगा पात्रा जी, आइएगा, जरूर आइएगा। डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ, नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए जो काम हो रहे थे क्या वो सही थे, या जो आज जनता की राय है, इस देश का हर आदमी ये कह रहा है कि गोली का जवाब गोली से दो, वो सही है? गोली का जवाब गोली से कोई समाधान नहीं है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। गोली का जवाब गोली होना चाहिए, या सरकार ट्राई कर चुकी है। नागालैंड में जब वहाँ पे सशस्त्र आंदोलन शुरू हुआ था एनएनसी का, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा था, उससे तो नहीं रुका मूवमेंट। मूवमेंट रुका कब? जब शांति वार्ता शुरू हुई। तो मुझे तो लगता है कि देखिए, 2 काम सरकार को सोचना चाहिए करने के लिए, कि एक तो हालात ऐसे पैदा करें कि जो लोग सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं, समाज में उनको जनाधार प्राप्त ना हो।
मतलब जो माहौल है इतना माकूल रहे जनता के लिए कि वो मरने मारने के लिए तैयार ना हो। दिक्कत क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ जो इलाका है वो 80 के पहले अगर देखिएगा तो नक्सल प्रभाव में नहीं था। आंध्र प्रदेश था, बिहार था, उड़ीसा के कुछ पॉकेट्स थे, बंगाल के कुछ पॉकेट्स थे, छत्तीसगढ़ नहीं था। 80 के दशक के बाद से लगातार प्रयास के बाद भी नहीं बना। बना कब? जब चिदम्बरम साहब ने खनन उद्योग को बहुत तेज़ी से बढ़ाने की नीतियों को लगाना शुरू किया था, जिसका नतीजा क्या हुआ कि जनाधार बढ़ा। आदिवासियों के हाथों से जब ज़मीन गई, जंगल गया, जल गया, फिर वो कहीं तो खोजेंगे ठैयाँ जहाँ उनको ऐसा लगेगा कि हमारा हित सुरक्षित होगा। वहाँ नक्सल मौजूद थे, उनको समर्थन मिल गया। फिर चलवा जुड़ुम हुआ, उससे समर्थन और बढ़ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर एनडीए आई। एनडीए ने क्या किया कि चिदम्बरम साहब की जो खनन को प्रोत्साहन देने की नीति थी उसको और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया। ठीक, क्योंकि आप देखिएगा जावड़ेकर साहब जब आए थे तो उन्होंने, जैसे अभी खरे साहब, खेड़ा साहब बता भी रहे थे, फॉरेस्ट एक्ट को बदल दिया। माइन खोलने के लिए जो ट्राइब्यूनल से स्वीकृति चाहती थी उसको मना कर दिया। फैक्ट्री लगाने के लिए जो विलेज काउंसिल से स्वीकृति चाहिए थी उसको हटा दिया। इस सब का कोप भाजन किसके ऊपर हुआ? ठीक है, आदिवासियों के ऊपर हुआ। ठीक है। और आप देखिएगा कि जहां भी इस तरह की नीतियां अपनाई गई, मैं आ सकता हूं क्या? प्रतिशोध हुआ है। बंगाल में भी जब खेत लिए गए थे किसान से तो क्या हुआ था? ठीक है, किसान लामबद्ध हुए, फिर उन्होंने झगड़ा शुरू किया। आप कह रहे हैं जहाँ जहाँ किसान के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी होगी वो नक्सली बन जाएगा? नहीं, ये नहीं कह रहा किसी आदमी के साथ उसको लगेगा उसकी जमीन ये तो मैं बिल्कुल नहीं बंदूक उठा के सेना के जवानों को मारने लगेगा और नारा लगाने लगेगा। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आप इस तरह की स्थिति पैदा करेंगे जहाँ आम जनता को अपनी जमीन सरकार और अपने संसाधन के ऊपर नियंत्रण का मौका नहीं रहेगा तो उसमें असंतोष बढ़ेगा। ठीक है, जब वो असंतोष बढ़ेगा तो जो संगठन वहां मौजूद रहेगा उसको उसका फायदा मिल जाएगा। असंतोष बढ़ेगा तो इस देश में गृह युद्ध की स्थिति होगी, आप ये कह रहे हैं। संबित पात्रा बोलिए, उसके बाद मैं दिलीप त्रिवेदी साहब के पास और जसवाल साहब के पास जाना चाहता हूं। बोलिए। देखिए, ये जो लॉजिक अभी प्रोफेसर साहब ने दिया या तो पवन खेड़ा जी ने दिया, ये फॉल्टेड लॉजिक है। इन्होंने कहा कि हम आके हमने फॉरेस्ट लॉज को और स्ट्रिंजेंट नहीं बनने दिया, उससे बड़ा ढीला कर दिया, जिससे कि जंगल खत्म होने लगा है और ये आतंक जो नक्सल का है ये बढ़ गया है। 2010 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 70 से अधिक 75 हमारे जवान शहीद हो गए थे। उस समय तो कानून नहीं बदला था आपके हिसाब से, तो उस समय ये 70 जवानों को क्यों मार दिया गया था? आप बताइए। उस समय तो जल जंगल नहीं छीना था, उस समय तो कांग्रेस की भगवान का राज था, उस समय क्यों हो गया? आप देखिए, कभी भी चिदम्बरम साहब का जो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री के प्रति आज तो डेवलप मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। सॉरी सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लेता हूं। आपकी लॉजिक आपकी लॉजिक क्यों फॉल्टेड है? मैं भगवान की सरकार थी, इतने लोग जवान मारे जा रहे हैं, इनको मजाक। मेरा सवाल, पवन जी आप प्लीज बीच में, आपके बीच में पवन जी सुनिए जी, आप ये तो पवन जी से बुलवा लीजिए। आप अभी तो ये संजय साहब तो बाहर से आए हैं, ना तो ये आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ना संबित पात्रा की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अब इन दोनों ने तो आपकी दोनों की सरकारों की पोल खोल दी। अब दिलीप त्रिवेदी साहब से मैं अगर पूछ लूं, बुलाते हैं जो गलतियां आप लोगों की सरकारें करेंगी और महंगा वो जवान सीआरपीएफ का जाके वहां जान गो देगा अपनी, आप लोग यहाँ बैठ के टीवी पे डिबेट करेंगे केवल और अपनी पीठ थपथपाएंगे, घर जाके पार्टी दफ्तर से शाबाशी ले लेंगे। आप पवन जी मुझे कंप्लीट करने, कम से कम लिहाज तो रखा कीजिए बात करते हुए एक दूसरे का। रोहित जी मैं लोगों का लिहाज कीजिए, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। अभी तो उनकी मैं लड़ना नहीं चाहता रोहित जी, मजाक करने लगे। प्लीज रोहित जी मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं अपना विषय कंप्लीट कर लूँ। आप मजाक करेंगे? पवन खेड़ा जी नहीं, मजाक ये सर मैं कंप्लीट पवन खेड़ा जी करेंगे आप? पवन खेड़ा जी, वहाँ इतने जवान मर रहे हैं, आप यहाँ पवन खेड़ा जी, रोहित जी आप इनका आवाज भी कम कर सकते हैं। मैं तो पवन खेड़ा जी बोल रहा था जी, प्लीज आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा। संबित पात्रा पूरा कीजिए, 30 सेकंड आपके पास है। दिलीप त्रिवेदी जी के पास जाना मुझे। प्रोफेसर साहब का जो लॉजिक है वो फॉल्टेड इसलिए भी है, इनका कहना है कि डेवलपमेंट के बगैर जो ट्राइबल से उनका विकास नहीं हो रहा है, इसलिए वो इस प्रकार से हथियार उठा रहे क्योंकि असंतुष्ट हैं वो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहां जहां डेवलपमेंट का काम हुआ, कल भी तो डेवलपमेंट का काम हो रहा था, एक रोड बन रहा था, 400 किलोमीटर रोड 1 वर्ष में बनाया गया है। जो नक्सली हैं वो रोड बनाने के खिलाफ है, वो नहीं चाहते हैं कि वहां तक बिजली पहुंचे, वहां तक रोड पहुंचे। अगर बिजली पहुंच जाएगी, वहां के जो आदिवासी है वो टीवी देखने लगेंगे, वहां रोड पहुंच जाएगी, वहां तक दवाइयां पहुंच जाएगी, तो ये आदिवासी लोग उनके कब्जे में रहेंगे कैसे?
तो मेन बात है जो लोग रोड बनाने को संरक्षण दे रहे थे उनको मार गिराया। तो ये आप लोग बार बार मत कहिए कि डेवलपमेंट नहीं पहुंचा इसलिए वो नक्सलाइट बन गए हैं। ठीक है। और दूसरी बात है, ये जेएनयू के कैंपस में कौन सा माइंस है, जो कौन सा मिनरल्स वहां पे निकलता है? जेएनयू के आधे प्रोफेसर, बहुत सारे साईं बाबा देखिए डीयू के भी हैं, आप लोग तो सपोर्ट करते हैं नक्सलियों को। आप लोग कहीं ना कहीं अंदर से जो सपोर्ट देते रहते हैं, आप लोग क्या डीयू के नीचे कोई मिनरल निकल रहा था? ठीक है। जेएनयू के नीचे से कोई मिनरल निकल रहा है? आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं नक्सल मूवमेंट को? ठीक है, आप भी बताइए। ठीक है, दिलीप त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि फॉल्टी पॉलिसीज हैं। उन्होंने चिदंबरम साहब का भी नाम लिया, एनडीए की सरकार का भी नाम लिया, संजय सिंह जी ने। दोनों सरकारों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। मेरा कहना यह है कि नीतियां इनकी गलत होंगी सरकारों की। अपनी जान वहां जवान गवाएगा सीआरपीएफ का, उसकी क्या गलती है? यही कि वो सीआरपीएफ में भर्ती हो गया। डिबेट में हो, एसएमएस करो। हाँ, आपका ये कहना ठीक है। खैर मैं इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में अपना कुछ कहना नहीं चाहता इनके पॉलिटिकल व्यूज़ पे, पर फैक्ट ये है कि जो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है सीआरपीएफ को, वो इसलिए आ रही है कि वहाँ की जो डेफिनेटली एक डेवलपमेंट एक्टिविटी रोकने की कोशिश करते हैं माओइस्ट। यहाँ पे भी रोड बन रही थी, बट इसमें मेन चीज़ ये है कि ये रोड पिछले 5 साल से बन रही है। अगर इतने लंबे दौर तक रोड बनती रहेगी और काम नहीं कंप्लीट होगा और लगातार सीआरपीएफ को ऐसी ड्यूटी दी जाएगी जिसमें वो एक्सपोज रहेंगे, वनरेबल रहेंगे अटैक के लिए फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस, उनका एक प्री डिटरमिन्ड टाइम होगा आने का जाने का, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनके खिलाफ एम्बुश लगाना बड़ा आसान हो जाएगा माओइस्ट के लिए। और यही एक पॉइंट है जो बार समझने की आवश्यकता है कि कोई भी लड़ाई जब इस टाइप की है, डोमेस्टिक लड़ाई है अगेंस्ट इंसर्जेंसी, तो जब तक वहाँ की लोकल पुलिस नहीं सामने आके अपना काम करना शुरू करेगी और पैरामिलिट्रीज को यूज़ करेगी एज अ स्ट्राइकिंग फोर्स, तभी जाके उससे डील हो सकता है। अगर आप एक उदाहरण हमारे पास कंट्री में है पंजाब का, जहाँ की इतना बड़ा आतंकवाद इतनी जोर पकड़ गया था और आज बिल्कुल स्टेट नॉर्मल हो गया है, बिकॉज वहाँ की पंजाब पुलिस खड़ी हुई। पंजाब पुलिस ने जब पहल करी आगे बढ़ के और उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, तब जाके और सीआरपी, बीएसएफ और सबको साथ लेके उन्होंने एज अ स्ट्राइकिंग फोर्स यूज़ करना शुरू किया, तब जाके ये होता है। क्योंकि जो लोकल पुलिस है उसके पास सूत्र होते हैं, लोकल थाने के पास सूत्र होते हैं। अगर ये लोकल थाना और लोकल पुलिस जब तक नहीं काम करना शुरू करेगी और केवल सीआरपीएफ को आप आउटसोर्स कर देंगे इस टाइप की रूटीन ड्यूटी, ये सीआरपीएफ या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स ये रूटीन ड्यूटी के लिए नहीं बनी है, दे आर स्ट्राइकिंग फोर्स। एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे आपको पता है कि माउस का जमाना है, कहीं आपको सर्च एंड कॉर्डन करना है, कहीं पे आपको एक ऑपरेशन ऑन अ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट करना है, उसके लिए होती हैं फोर्सेस। और इनको अगर बार बार इस तरह रूटीन में आप लगाते रहेंगे तो इस टाइप की घटनाएं होती रहेंगी। इसको आप प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। बीएस जायसवाल साहब, आपको लगता है कि सेना को उतारा जाना चाहिए नक्सल से निपटने के लिए? अब देखिए, सेना का डिफरेंट रोल है और मैं जो हूँ यहाँ कुर्सी पे बैठ के जो हमारे चीफ के माइंड में होगा उसको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो जिम्मेवार हैं, वो सिर्फ इसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि मैं कोई भी एडवाइस दे दूं ये जानते हुए कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा उसके आउटकम के लिए। बट ये समझना चाहिए कि हमारा जो रोल है, आर्मी का स्पेसिफाइड रोल जो है, उसमें आर्मी को इतनी ज़्यादा जगह में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। छोटे पीरियड के लिए अगर कभी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर करें। हमारे पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस काफ़ी अवेलेबल हैं और मैं टोटली सहमत हूँ जो त्रिवेदी साहब ने कहा कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं वो भी प्रोफेशनल फोर्स है, लेकिन वो खुद ब खुद बाखूबी के साथ में वहाँ पर इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बशर्ते उनको जो है इंटेलिजेंस स्टेट पुलिस दे। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को टेक्निकल इक्विपमेंट क्या दिया है जिससे कि वो सर्वेलेंस कर सकें, जिससे वो इंटेलिजेंस कर सकें, ले सकें। और ये कहना कि अंडर डेवलपमेंट जो है उसके कारण नक्सल्स बन रहे हैं गलत है। मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल में कई रिमोट एरियाज़ हैं, पांगी, किन्नौर। मैं अरुणाचल में मैंने कोर कमांड किया, बहुत डीप जंगलों में जाके जो है गांव हैं वहाँ पर, वहाँ तो नहीं किसी ने किया ये नक्सलवादी। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा अरुणाचल की कि हर स्कूल में
कितने भी रिमोट एरिया में हो, सबसे पहला जो है वो नेशनल एंथम गाया जाता है। ये जो नक्सल्स का जो चल रहा है काम, ये इसका एक डिफरेंट फिलॉसफी है, माओइस्ट फिलॉसफी, पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। जो बाकी बाहर के देश है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत ही क्लियर है वो दे वांट टू कीप द पॉट बॉइलिंग इन अपने हिंदुस्तान में, ताकि हर जगह पर हिंदुस्तान को उसको एड्रेस करना पड़े और हमारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट करे। ये जितना आर्म्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, तो कंट्री है, ठीक है, जहां पर माओइस्ट की फिलॉसफी चलती है, चाइना के अंदर, ठीक है, ठीक है, यूनान के थ्रू आते हैं, ठीक है, हथियार जो आ रहे हैं, म्यांमार में आते हैं, बांग्लादेश में आते हैं। ओके सर। लेकिन जो बेसिक सवाल आपका है, मेरे हिसाब से आर्मी को इतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर है भी तो बहुत कम समय के लिए। संजय साहब बताइए ना, जेएनयू में, डीयू में, वहां कौन से मिनरल्स निकलते हैं? संबित पात्रा पूछ रहे थे। देखिए, जो नारे लगाए जाते हैं, पिछली बार आपको याद है दंतेवाड़ा में जब 76 जवान मारे गए थे, जेएनयू में जश्न मनाया गया था। मैं जवाब देता हूँ। होता क्या है कि ना, अगर विवाद करना हो और जो मैं कह रहा हूँ वो आप बिल्कुल उसको उलट के कहें। मैंने कब कहा कि अंडर डेवलपमेंट के चलते हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि ट्राइबल्स के ऊपर जो डेवलपमेंट का एजेंडा लगाया जा रहा है, आप चाहते वो शहरों के लिए तो कल्याणकारी है, लेकिन ट्राइबल्स के लिए उसका परिणाम ये हो रहा है कि जल, जंगल और जमीन पे जो उनके अधिकार हैं वो खत्म हो रहे हैं। आपके हिसाब से और आप देख लीजिए, नहीं आना चाहिए, केवल ट्राइबल ही रहना चाहिए। ऐसा है कि ट्राइबल अगर मेन स्ट्रीम में आए तो इस तरह से आए कि उनकी जो सार्वभौमिकता है और उनकी जो सांस्कृतिक अस्मिता है वो तो बची रहे। आप उनको शहर लाते हैं क्या करके? बंधुआ मजदूर बना के। आप भी कहीं से शहर आए होंगे ना, मैं भी जो भी है, मैं तो हमारी संस्कृति, हमारी सार्वभौमिकता खत्म हो गई है क्या? मैं तो बंधुआ मजदूर, मैं बंधुआ मजदूर बन के तो नहीं आया हूं ना। ज्यादातर ईटा भट्ठा में, भवन निर्माण में, इस तरह का जो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो माइग्रेंट लेबर का कंपोनेंट है, जरा एक बार उसके सांख्यिकी पे नजर दौड़ा के देखें। आप पाएंगे कि अपने जनसंख्या में जो प्रतिशत है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रतिशत दलित और आदिवासियों का होता है। और जो आप कल्याण की बात कर रहे हैं ना, आज के तारीख में विश्व का 60% कुष्ठ रोगी इंडिया में रहता है। हंगर इंडेक्स में हम पीछे खिसकते जा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा पीछे खिसकते जा रहा है। तो फिर तो आपको नक्सली बन जाना चाहिए, मुझे आपको भी बंदूक लेके मार देने चाहिए। देखिए फर्क यहाँ जहां पुलिस वाला दिखाई दे रहा है गोली मार देनी चाहिए। हंगर इंडेक्स में कितना पीछे है सर, भूख से मर रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए, फर्क यहाँ पे ये है कि आदिवासी इलाके में जितनी तेजी से उनके जमीन का बेदखली की प्रक्रिया शुरू हुई, जो चिदम्बरम साहब की खनन की नीति थी, और जो बाद में फिर जावड़ेकर साहब ने उसको जिस तरह से आगे बढ़ाया, इसका सीधा सीधा एक संबंध है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को जो समर्थन मिला है उसके आधार के विस्तार में। आप देख लो कि जब बंगाल में किसानों से ज़मीन लेने की कोशिश की गई थी तो हुआ था वहाँ उन्माद, उसका किसको मिला जाके समर्थन? आप इतनी छोटी सी बात है जिसके तथ्य हमारे आंख के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। संबित पात्रा, अनपढ़ नक्सली को तो आप जंगल में जाके गोली भी मरवा देंगे। मैं इसका उत्तर देता हूं। पढ़े लिखे नक्सली का क्या करेंगे जो शहर में बैठता है, आपके बीच में, टीवी पे रहता है, आपके सामने रहता है, और उसके खिलाफ आप कुछ करते हैं तो आपकी जवाबदेही भी हो जाती है। देखिए, पहली बात तो है कि मैं उत्तर देना चाहूँगा जो डॉक्टर सुनील कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंधुआ मजदूर बना के हम लेकर आते हैं हमारे जो गरीब आदिवासी भाइयों को। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितनी बार भी इन ट्राइबल एरिया में स्कूल बनाने की कोशिश की जाती है, और ख़ास करके महिला स्कूल, छत्तीसगढ़ में यहाँ 8000 बच्चों को पढ़ाने की जद्दोजहद चल रही है, और किसी भी कीमत पे नक्सलवादी नहीं चाहते कि उन बच्चों को पढ़ाया जाए। अब वो अगर पढ़ेगा तब तो आईएएस बन के आएगा ना शहर में। आप तो पढ़ने भी नहीं देते हैं, आप बिजली पहुंचने नहीं देते हैं, यही डेवलपमेंट आप चाहते हैं। और जहां तक ये जो शहर में बैठे हुए हैं, इनका नामांकन मैंने कल किया है नक्सल रक्षक। ये लोग नक्सल को, जो नक्सल रक्षक है, ये नक्सलवाद जो मूवमेंट है उसको बचाने का काम करते हैं। और याद रखिए, जो हाथ गोली चलाती है उससे खतरनाक वो दिमाग होता है जो इनको प्रशिक्षण देता है। ये बहुत खतरनाक है, ये नक्सल रक्षक जो हैं। और साईं बाबा, प्रोफेसर साईं बाबा, मैं अदब के साथ कहूँगा कि वो
वो एक दिव्यांग हैं, वो एक व्हीलचेयर बाउंड व्यक्ति है, मगर जब पूरा केस कोर्ट में गया तो याद करिए यही नक्सल रक्षक जो दिल्ली में है, इन्होंने ह्यूमन राइट के इशू पे कि एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ किस प्रकार का जो है पूरा अन्याय हो रहा है, पूरा आसमान सर पे खड़ा कर रखा था। ये तो शुक्र हो महाराष्ट्र के कोर्ट का कि कोर्ट ने उनको लाइफ टर्म दिया है, उसमें एक पत्रकार भी है, उसमें जेएनयू का एक छात्र भी है जिसको लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको दे देता हूं, और पात्रा ये जी, बहुत जिससे आपने बड़े शुरू किया था, कालखंड के लिए आप ही की सरकार ने उसको पूरी तरह से मटिया मिट कर दिया है। आपने कहा था मैं तो चाहता हूं सेना लगे, लेकिन गृह मंत्रालय ने सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बता दिया है कि नक्सल ऑपरेशन में सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो सोच है और आपकी जो चाहत है वो यहीं कहीं दब जाती है, यहीं कहीं खत्म हो जाती है। और पवन खेड़ा, हमें लगता है कि जो बातें टीवी पे कही जाती हैं, जो बातें पब्लिक डिबेट्स में कही जाती हैं, जो बातें चुनाव रैलियों के मंचों से कही जाती हैं, वो जब सरकार में आ जाते हैं तो वो धरी की धरी रह जाती हैं। ये चाहे इनकी बात हो चाहे आपकी बात हो, सबने ऐसा ही किया है, वरना 50 साल से नक्सलवाद इस देश के सर पे चढ़ के नहीं बोल रहा। जी नहीं, आंध्रा की कांग्रेस सरकार ने दिखा दिया आपको, उदाहरण है वो, तो इसमें आप नहीं कंपेयर कर सकते। जो वाईएसआर रेड्डी ने किया था उसका नतीजा यह है कि आज आंध्रा नक्सल मुक्त हो चुका है। आंध्र प्रदेश क्यों हुआ है? वो मेहनत की थी, किसी ने काम किया था वहां, और वो कौन था? वो कांग्रेस की सरकार थी। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपको मालूम है केपीएस गिल जो कि रमन सिंह जी के सलाहकार थे, उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा जब वो रमन सिंह जी के पास एक पूरा लेकर गए प्लान नक्सल से निपटने के लिए, तो रमन सिंह जी ने 3 लाइनें बोली कि अरे वेतन लो, मौज करो, ये क्यों मेहनत कर रहे हो? ये केपीएस गिल बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। इनका इंटरव्यू छपा है। और केपीएस गिल जिन्होंने पंजाब की समस्या का जो फोर्सेस की तरफ से निदान किया था, ये वो व्यक्ति है। उन पे तो कोई संशय नहीं होगा किसी को, या संबित जी अब उनको भी देशद्रोही करार कर देंगे, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। दिन भर सर्टिफिकेट बांटते हैं आजकल। राजनीतिक समस्या अलग थी पंजाब की, लेकिन जो वो राजीव गांधी ने लोंगोवाल अकॉर्ड के साथ साइन की। और पहली बात है, आपको याद होना चाहिए कि पंजाब में आपके समय जम्मू कश्मीर भी गए थे ठीक करने के लिए, तो वहां क्या बात करते हैं? अलाउ नहीं किया था जम्मू कश्मीर के माहौल वेतन लो, मौज करो। आप याद कर लीजिए इस बात को, वेतन लो, मौज करो। अरे मैं अभी आपको छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, आपके मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं उनको? वेतन लो, मौज करो। कमाल के लोग हैं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी के लोग हैं यही मिले हुए नक्सलियों से। दिग्विजय सिंह जी की आप बताइए, ऐसी तो ये कांग्रेस पार्टी है, ऐसी तो ये कांग्रेस पार्टी है, हर बात पे इस प्रकार की छोटी राजनीति, जो उनके सुरक्षा अरे आप लोग के आधे लोग तो, अरे आप बताइए, खुद आपके अजीत सिंह ने कहा था ना, खुद आपके लोगों ने कहा था ना कि अजीत सिंह ने हमला करवाया है, कि अजीत सिंह मिले हुए हैं, अजीत जोगी मिले हुए हैं। आप ही के लोगों ने कहा था ना कि अजीत जोगी मिले हुए हैं, अजीत जोगी का षड्यंत्र है, या आप ही के लोगों ने कहा था ना की चिंता है। और ये वही अजीत जोगी हैं जिनकी मदद लेके आप अपने एमएलए जिताते हो। आप पहले अपनी पार्टी से पूछ लीजिए अजीत जोगी के लिए क्या बोलना है आपको, नहीं तो आज आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाए कहीं। सर सुनिए ना, आप जब इस तरह से करते हैं ना, आपके रमन सिंह, आप मेरी कार्रवाई की चिंता मत करिए साहब, आप लोगों को पर्याप्त समय, आप राहुल गांधी को बचाइए, हमारी चिंता मत करिए। ये तरीका है बात करने का। सुनिए ना, ये बोल आप लोग सुनिए तो सही, मौज करो। ठीक है, आप लोगों ने बोल लिया ना, सुन लीजिए। वो नक्सल समस्या का निदान के लिए रिपोर्ट बनाकर गए। आप लोग कितने गंभीर हैं, वेतन लो, मौज करो। आप लोग कितने गंभीर हैं। अरे क्या इस देश के 25 जवानों की जान जाने के बाद ये आप लोगों की बातचीत के स्तर से पता लगता है और आप लोग के अंदाज से पता लगता है। और यकीन मानिए, इसीलिए इस देश के लोग लिख रहे हैं आज सोशल मीडिया पे। रमन सिंह जी का स्तर देखिए, सर सुन लीजिए ना, मौज करो। सुनिए पवन खेड़ा जी, इसीलिए लोग दिख रहे हैं कि इन दोनों को भेज दो, संबित पात्रा और पवन खेड़ा को, ये जाके नक्सलियों का सामना कर लें, क्योंकि टीवी पे तो इनको एकदम फायरिंग सूझ रही है। तो वहां काम किया है 1996 का इलेक्शन जो बॉयकॉट का आह्वान था, उसमें हमने वहां काम किया है। सर मैं तो बीच में नहीं बोल रहा हूं, है कहां? सर सुनिए, उसके मेडल आपने खूब पाए होंगे। हमसे क्या बात कर रहे हैं सर? आपने खूब अपनी पार्टी से उसके मेडल पाए होंगे। दिलीप त्रिवेदी साहब, सेना नहीं उतारी जाएगी, ये बात तय हो गई गृह मंत्रालय से। ये क्या चाहते हैं? लेकिन एक बात, आम चेयर लोग सर सुन लीजिए ना, पवन खेड़ा जी सुझाव देने वाले लोग। करप्शन किया है दिल्ली में बैठ के सेक्रेटरीट में, हम नहीं जानते हैं। काम किया है पवन खेड़ा जी, प्लीज खेड़ा जी हम पे सवाल मत उठाइए। आपका जो करप्शन के केसेस सेक्रेटरीट में है ना, वो भी बोलना शुरू कर दूंगा। इस बात को आप लोग अपनी बेइज्जती करा रहे हैं इस तरीके से करके। दर्शक जो देख रहा है ना, आज के दिन जिसको गुस्सा आया 25 लोगों के मरने पे, उसे ये लगता है कि इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। ये आए दिन इसी तरीके से टीवी पे हंगामा करते हैं, उसके बाद दफ्तर में जाके अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि देखो मैं डिबेट को डिरेल करके आ गया, कोई मैंने मुद्दे की बात नहीं होने दी, और उसके बाद मैं नंबर भी बना के आया हूं अपने। प्लीज बात करिए, समझिए इस बात को। दिलीप त्रिवेदी जी, सेना नहीं उतरेगी, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने साफ कर दिया। सर अमेरिका अफगानिस्तान के अननोन टेरेन में अपनी सेना को भेजता है, अपने जवानों को भेजता है।
2001 से 2017 आ गया सर, 16 साल में कुल मिला के उसके 2200 जवान मारे गए आज तक, उस इलाके में जिसको वो जानते भी नहीं है। हम अपने ही देश में, अपने ही इलाकों में, अपने ही लोगों के हाथों अपने ही जवानों को लगातार मरवाए चले जाते हैं, और फिर भी हम ये कहते हैं हमारे पास रणनीति है, हम उसका खुलासा नहीं करेंगे। हम मजाक समझते हैं अपने जवानों की जान को। अब ये क्या रणनीति है, क्यों खुलासा नहीं करेंगे, इसके बारे में तो कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बड़ा सिंपल सा सलूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की धारा के अंदर भी है कि स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस ही नहीं करेगी, लगातार इतने सालों तक उसको एब्डिकेट करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और छोड़ देगी कि बाहर की फोर्स ही उसको देखें किसी तरह काम चलता रहे, तो फिर नतीजा आपके सामने दिख ही रहा है कि क्या होगा। आफ्टर ऑल क्यों नहीं, इतने साल हो गए। शुरू में तो मैं मान सकता हूँ छत्तीसगढ़ एक छोटा सा स्टेट था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उनके पास रिसोर्सेज नहीं रहे होंगे, बट इतने सालों में तो अपनी कैपेबिलिटी उनको डेवलप कर ही लेनी चाहिए थी। और अगर डेवलप करके अगर मान लीजिए उनके पास ऑफिसर्स नहीं भी हैं, कुछ नहीं है, तो डेपुटेशन में ले बाहर से ऑफिसर्स और उनको लगाएं वहाँ पे। और मेन काम वो है कि वहाँ का थाना और जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का दफ्तर है वो डिस्ट्रिक्ट में ये तो काम करना शुरू करें। जब ये लोग कहीं आपने इतने सालों में सुना है कि एसपी लीड कर रहा था वहाँ का, या वहाँ के एसएचओ लीड कर रहे थे फोर्स को और उसके ऊपर हमला हो गया? ये कभी सुनने ही में नहीं आया इतने सालों में। मैं तो सीआरपीएफ में रहा जब डीजी, कभी मैंने ओकेजन ही नहीं देखा कि एसओ साहब लीड करके गए हो फोर्स को, या वहाँ का लोकल एसपी लीड करके गया हो फोर्स को। पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं भी सीआरपीएफ या कोई फोर्स लगाई जाती है वो एड टू सिविल अथॉरिटी आती है, और वहाँ के एसपी और वहाँ के लोकल एसएचओ उस फोर्स को लीड करते हैं और जाके अपना काम करते हैं। यहाँ पे वो तो टोटली एब्सेंट है, और सीआरपीएफ को लगा दिया आपने एक ऐसी रूटीन ड्यूटी में जहाँ वो टोटली एक्सपोज्ड हैं। उनका कार्यक्रम डे टू डे दिनचर्या एक बड़ी एक्सपोज्ड है। हर एक कोई उनका पैटर्न स्टडी कर सकता है, उनके खिलाफ प्लानिंग करके एक ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, और साथ में वहाँ का जो टेरेन है, वहाँ का जंगल टेरेन है, एक हिली टेरेन है जहाँ पे बड़ा मुश्किल से इंफॉर्मेशन मिलती है, और टेररिस्ट ये माओइस्ट को वहाँ छुपने की बड़ी आसानी है। और वो लोकल विलेजर्स को कोर्स करके उनको ज़बरदस्ती सामने रख के चलते हैं कि अगर जब जरा सी भी पहले से फायरिंग हो गई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और सिविलियन मर जाए तो एक ह्यूमन राइट्स इशू खड़ा हो जाए, वो भी एक दबाव बना रहता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर। तो आप हर फोर्स को वहाँ लगाएंगे और फिर उसको मैंडेट नहीं देंगे, और फिर अगर आप बात करते हैं इसको बढ़ाने की टू गो टुवर्ड्स आर्मी और समथिंग, कल को उनके खिलाफ भी यही सब शुरू हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स और वो सब। तो ये क्या इट इज़ मतलब ये किसका इसमें फ़ायदा हो रहा है? ना गवर्नमेंट का फ़ायदा हो रहा है, ना सीआरपीएफ का फ़ायदा हो रहा है, ना लोकल उसका फ़ायदा हो रहा है। कहीं हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं इस टाइप की स्थिति से। हमको आगे बढ़ने का सोचने के लिए तो ये बेसिकली जैसे सामान्यता जैसे हर प्रदेश में है, वो अगर वहाँ भी लानी है तो सामान्यता के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनको तो आगे बढ़ाना होगा। जसवाल साहब, पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड, स्टेटस, तरीका आपने देख लिया, पिछले 40 मिनट से आप देख समझ भी रहे होंगे इस चीज को। आपको लगता है इस स्थिति में हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी सरकार के पास कोई पॉलिसी होगी, फिर उस पॉलिसी पे अमल होगा, और अमल होने के बाद हम ऐसी समस्याओं से निपट पाएंगे? हम पत्थर भी खाते रहेंगे, थप्पड़ भी खाते रहेंगे, गोली भी खाते रहेंगे, टीवी पे डिबेट करेंगे, ट्विटर पे कड़ी निंदा करेंगे, काम खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक फ़ौजी हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है कि 26 हमारे जवान शहीद हुए हैं, और उसके ऊपर जो है इतना पॉलिटिकल फर्वर, आपने ये किया, आपने ये नहीं किया इत्यादि। बहुत दुख होता है एज ए फ़ौजी कि इसको पॉलिटिकल फ्लेवर दिया जा रहा है। जो त्रिवेदी साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। जब तक इंटेलिजेंस नहीं होगा तब तक जो है ऑपरेशंस लॉन्च नहीं होंगे। आप चाहे JNK में चले जाइए, चाहे पंजाब में चले जाएं, चाहे असम में। मैंने कोर वहाँ भी कमांड किया, मेरा 40 साल का तजर्बा है, अधिकतर इंसर्जेंसी में है। 4 कोर में भी जो है, जो तेजपुर जो असम के इलाके में पुलिस का एक बड़ा अहम रोल था। वो लोकल्स हैं वहाँ के, और एक बड़ा अच्छा साइन है जो सरेंडर होते हैं, जब सरेंडर ही स्टार्ट हो जाते हैं तो एक हिंट ले लेना चाहिए कि अभी मौका है और प्रेशर डालने का, ताकि और लोग सरेंडर करें। ये मैंने 4 कोर में ट्राई किया था, और मैंने वहाँ पर जो है अल्फ़ा के काफ़ी लोग सरेंडर करवाए थे।
ये जो एक बड़ी अच्छी चीज़ भी है इसके अंदर। लेकिन अगर हम इस तरह पॉलिटिकली एक दूसरे पे कमेंट करते रहें कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये नहीं किया या दूसरे ने नहीं किया, आई थिंक प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ऐसी कोई बात नहीं। आपका क्या मतलब वो सीज नहीं है इस चीज़ से? वो भी सीज्ड है, उनकी भी रणनीति है। जो फौजी मतलब की जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की नीति जो है वो हम ओपनली नहीं बता सकते हैं, उनकी नीति है। लेकिन इस वक्त जो है मेरी गुजारिश है इस गवर्नमेंट से कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल इक्विपमेंट दिया जाए अर्ली वार्निंग सर्वेलेंस के लिए, ताकि जहाँ पर वो अननोन इलाके में काम करते हैं, कई तरीके हैं, मैं नहीं बताना चाहता, कई तरीके हैं, उससे जो वो इनेबल्ड होंगे। जो उनका प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर है, वहीं रोज़ाना खड़ा होना है, इस रास्ते से जाना ही जाना जो है, उसको सिक्योर फिजिकली करने के बनस्बत इलेक्ट्रॉनिकली भी सर्वेलेंस उसकी वहाँ की जा सकती है और वो पता चल जाता है। कई तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि शहीदों के ऊपर पॉलिटिकल फर्वर मत ऐड करें। आप इनेबल करें। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से पूरा कर रही है, जो अपोजिशन में भी है क्रिटिसाइज करने की जगह उनको इनेबल करें। ठीक है, ये मेरी गुजारिश है। मैं तो एक फौजी हूँ, आई एम ए टोटली अपॉलिटिकल मैन, मेरे को पॉलिटिक्स से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी गुजारिश है। संबित पात्रा, हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि अनाथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को आप मैदान में उतारते हैं नक्सलों के खिलाफ, और यहाँ टीवी पे बैठ के कहते हैं कि हम बदला भी लेंगे, हम कार्रवाई भी करेंगे। कैसे करेंगे दोनों चीजें साथ साथ? देखिए, जैसे मैंने रोहित जी बताया कि पूरा केस जब सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और वहाँ पे भी ये सब विषय डिस्कस हुए थे, और बिल्कुल सही कहा त्रिवेदी जी ने भी, जो पूर्व डीजी हैं, कि एक ह्यूमन राइट ब्रिगेड्स बड़ा पावरफुल ब्रिगेड देश में है। उसमें लॉयर्स भी हैं। प्रशांत भूषण, जो कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत जाने माने लॉयर है, वो उन्होंने आज ऑलरेडी इस विषय पे कहा। प्रशांत भूषण के बावजूद आपको वोट दिया ना जनता ने? आर्मी को अलाउड नहीं होना चाहिए। प्रशांत भूषण के बावजूद आपको जनता ने वोट दिया ना सर? मैं कह रहा हूँ ना, तो अगर सुप्रीम, बिल्कुल सही बात है, मगर सुप्रीम कोर्ट के पहले 2014 में दिया, फिर 2017 में दिया। आप आज भी यही कह रहे हैं कि हाय ऐसे लोग हैं, हाय ऐसे लोग हैं, हाय वैसे लोग हैं। अगर देश की जनता आप पे भरोसा कर रही है, आप जो वादे करते हैं उन पे भरोसा कर रही है, तो फिर उन पे खड़े उतर के दिखाइए। फिर बहानेबाजी क्यों करते हैं? नहीं, जरूर उतर के दिखाएंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट को देखिए कब दिखाएंगे? 19 तक इंतजार कर रहे हैं, तब तक मरते रहेंगे जवान। बाकी लोग आप तब एक सर्जिकल स्ट्राइक करके नंबर बना लेंगे कि जनता बेवकूफ बन जाए। नहीं रोहित जी, ऐसे शब्दों का नहीं। रोहित जी, आप मुझे डांटना चाहते हैं, जरूर डांटे। अभी बिल्कुल सही कहा, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूँगा। और मैं तो देखिए, हम लोग तो नेशनलिस्ट लोग हैं, हम तो खड़े हैं अपने आर्मी के साथ, अपने जवान के साथ। मैं नहीं कहूँगा कि ये डेवलपमेंट फोटो खिंचा रहे हैं तिरंगे में, उसका शव लिपट के आ रहा है, बहुत बड़ा ये राष्ट्रवाद है हमारा। और हम उस षड्यंत्र के नहीं, हम उस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ेंगे। और जनता को मैं जानता हूं, मैं भी ट्विटर देख रहा हूं, जनता बहुत परेशान है इस बात से जो हुआ है। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो कहा है कि ये शहादत बेजा नहीं जाएगा, आप विश्वास रखिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वाकई मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। कुछ आंकड़े हैं, मगर आज आंकड़ों का दिन नहीं है, ये आंकड़ों के साथ नहीं। अभी जो जनरल साहब ने कहा कि इनकी इक्विपमेंट्स बढ़नी चाहिए, पहले बुलेट प्रूफ नहीं थी, हमने 2 लाख से अधिक बुलेट प्रूफ भी प्रोवाइड किए, क्योंकि ये बोलना ज़रूरी है। नाइट विजन ग्लासेस नहीं थे, हमने नाइट विजन ग्लासेस भी दिया। अभी आप अपने टेलीविजन चैनल पर दिखा भी रहे थे, के पास इसमें से कुछ नहीं है सर। जो हमसे बन पड़ेगा, हम ना उनके पास नाइट विजन है, ना उनके पास ड्रोन का कैमरा है, उसके बावजूद वो आके आपके 25 जवानों को मार के चले जाते हैं। और आप टीवी पे बैठ के केवल यही कहते हैं कि हम आश्वासन दे सकते हैं, और ट्विटर पे आप कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है सर, करते रहिए, देश के लोग भी उस चीज को देखते हैं, नहीं महसूस करते हैं। रोहित जी, ये और केवल उसी का साथ देते हैं जो उस तकलीफ में टीवी पे डिबेट करने वाले अलग हैं, भावना को समझता है और उसका साथ देता है सर। मंत्रालय में लोग अलग हैं। सरकार का मंत्रालय, पात्रा जी, सरकार का मंत्रालय टीवी के डिबेट से नहीं चलता। आप लोग डिबेट करते हैं तो हम लोग, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, सरकार का मंत्रालय टीवी के डिबेट से नहीं चलता, लेकिन टीवी के डिबेट से इस देश की जनता की भावना जरूर सरकार तक पहुंचती है, और सरकार के उस मंत्रालय तक भी पहुंचती है। अगर आप तक पहुंच रही हो तो जरूर अपनी सरकार को ये बात बता दीजिएगा कि इस देश की जनता की भावना इस समय क्या है। आज राजनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। पात्रा जी, जब आपके घर पे हमला होता है तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जवाबी कार्रवाई करते हैं। अगर आप लोग यही बात समझ गए होते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। समय बहुत हो गया है, मैं सवाल जनरल साहब से लेना चाहता था, लेकिन अब ले नहीं पाऊंगा। कैसे बताऊं? आप लोग चाहते हैं कि सब कुछ टीवी पे बता दिया जाए, कैसे टीवी पे बता दिया जाए? आप मुझे समझाइए। मत बताइए, बताऊं मैं टीवी मत बताइए। और मुझे लगता भी नहीं कि आपको पता होगा,
मत बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं आप टीवी पे बताइए, लेकिन कार्रवाई होती पता नहीं तो इस होना देश के लोगों चाहिए, को सही दिखती। बात है। तो आप लोग पूछते हैं ना, बताओ सर, अभी। दिखती, अगर होती तो दिखती, और जो दिखता है उस पर पूछना नहीं पड़ता, और जो पूछता है संजय निरुपम की तरह जनता अपने आप उसको जवाब दे देती है कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वो धन्यवाद पवन खेड़ा जी। संजय साहब, मैं आपसे सवाल लेना चाहता था लेकिन माफी चाहता हूँ, समय का दबाव है। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप त्रिवेदी और जसवाल साहब आपका भी ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए, ये मानते हुए कि देश की जनता की जो भावना है वो सरकार तक पहुंच रही है। देश के लोग जो सोच रहे हैं वो सरकार भी सोच रही है। अगर सोच रही है तो अब समय आ गया जब सरकार को इस मामले में बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।